अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 2 का पार्ट 3। यूनिट 2 है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इसका पार्ट 3 हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन याद रखिए इससे पहले जो यूनिट था, पहली दो पार्ट जो हमने पढ़ी, पहली पार्ट में हमने पढ़ा था पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन होता है, इसकी इंट्रोडक्शन और इसके साथ साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो फैक्टर उसको अफेक्ट करवाते हैं और साथ में जो प्रिंसिपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की होती है वो हमने पढ़ी थी। और फिर हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की टाइप्स, वो हमने पढ़ी थी। पार्ट 2 में फिर हमने पढ़ा था जो न्यूनेटल स्टेज है, उसमें पहला जो स्टेज होता है बच्चे के डेवलपमेंट का न्यूनेटल स्टेज, तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो माइलस्टोन्स बच्चा अचीव करवाता है उनको हमने सबसे डिस्कस करवाया था। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली इन्फेंसी के बारे में कि जो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, इन्फेंट होता है, वो इन्फेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कौन कौन से माइलस्टोन्स वो अचीव करवाता है। तो इन्फेंसी का स्टेज आपको पता है, हमने स्टेजेस में पढ़ा था कि इन्फेंसी शुरू होता है 1 मंथ से या 28 डेज से और ये एंड होता है 1 ईयर पे। तो 1 मंथ से 1 ईयर के दरमियान ये जो स्टेज है इसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट। और इसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो माइलस्टोन्स आते हैं, जैसा कि इसमें फिजियोलॉजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ और इसकी डेवलपमेंट में मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, उन सबको हम इस पार्ट में रिवाइज करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुरू करते हैं। ये पहला आपका इन्फेंसी स्टेज है। जो इन्फेंट होता है हमने पढ़ा कि वो होता है 1 मंथ से लेकर अप टू 1 ईयर। अब इसमें कौन कौन से जो ऑब्जर्वेबल या जो मेजरेबल जो अफियरेंटली माइलस्टोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उसमें से पहला नंबर पर एज 2 मंथ्स। 2 मंथ पे ये बच्चा जब सीटिंग पोजीशन पे होता है तो सीटिंग पोजीशन पे ये बच्चा अपने हेड को एरेक्ट करवा सकता है, लेकिन स्टेडीली उसको नहीं रख सकता। ये एक अफियरेंट उसका वो होता है। एज 8 मंथ पे ये सीटिंग पोजीशन पे बैठ सकता है अकेला विदाउट सपोर्ट। ये है अफियरेंटली या जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स होता है। फिर 9 to 12 मंथ में ये बच्चा विद सपोर्ट ये उठ सकता है, चल सकता है, लेकिन विद सपोर्ट। ये दीवार है, इस दीवार के साथ अपने आप को ओके तो विद सपोर्ट। और 13 मंथ से ये बच्चा विदाउट सपोर्ट ये चल फिर सकता है। ये है जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स होते हैं वो अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इन्फेंसी। ये देखिए, ये इसका 6 मंथ ओल्ड जो बच्चा है, ये इसका फाइन मोटर डेवलपमेंट है। इसका थोड़ा थोड़ा सा वो चीज़ों को जो है ना वो ग्रेस करवा सकता है अपनी फाइन फिंगर के साथ। ये देखिए 12 मंथ से फिर ये इतना करवा सकता है कि अपनी उंगलियों से जो है ये एक, फॉर एग्जाम्पल ये एक लकीर है तो इस लकीर से ये अपनी उंगली क्या करवा सकते हैं, वो इधर उधर चला सकती है। इतना उसका फाइन मोटर डेवलप होता है। ये जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स है इसकी। अब डिटेल से हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस बच्चे में आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो शुरू करवाते हैं इधर से। पहले नंबर पर इन्फेंट क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो इन्फेंट हमने कहा कि जो 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक की जो स्टेज होता है इसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंसी स्टेज। इन ऑफ द फर्स्ट मंथ अप टू द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्टेज। तो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर तक और शुरुआत फर्स्ट मंथ तक, फर्स्ट मंथ से लेकर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इन्फेंसी स्टेज। इसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो रैपिड होता है, क्योंकि बच्चे में अभी डेवलपमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें वो मेटाबॉलिक रेट वगैरह सब कुछ ज़्यादा होता है। इस वजह से इसमें मेटाबॉलिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्फेंसी में क्या होता है, उसका रेट ज़्यादा होता है। ओके, शुरू करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ में इन्फेंट में कौन कौन से चेंजेस आते हैं और कौन कौन से स्टेजेस पे। तो पहले नंबर पर फिजिकल ग्रोथ में हमने पढ़ा था वेट है। तो इन्फेंट बर्थ टू 4 मंथ तक इन्फेंट कितना वेट गेन करेगा, 3/4 kg। 3/4 kg ये इन्फेंट पर मंथ जो है ये वेट गेन करेगा। हमने पढ़ा था कि जो इन्फेंट होता है, जो बच्चा पैदा होता है तो बर्थ के साथ उसका तकरीबन होता है 3.5 से लेकर 4.2 kg तक उसका नॉर्मल वेट होता है, इस रेंज में। तो अगर हम नॉर्मल वेट को, अगर आपके पास एक बच्चा आ जाए और उसका एज है 4 मंथ, तो उसका एज, उस एज के साथ उसका वेट आप किस तरह बगैर किसी नापने की किस तरह आप इज्यूम करवा सकते हैं। तो 4 मंथ भी, तो बच्चा पैदाइश के दौरान उसका फॉर एग्जांपल हो गया नॉर्मल एवरेज आप निकालिए तो 4 kg हो गया उसका पैदाइश के दौरान। और जो 4 मंथ तक होता है तो 3/4 kg और 0.75 kg पर मंथ उसमें चेंजेस आते हैं, इंक्रीज होता है। तो 0.75 को अगर आप 4 महीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आता है 3 kg। तो 3 + 4 इसका हो गया कितना, 7 kg इसका
होगा क्या 7 kg इसका होगा वेट जब वो 4 मंथ का हो। फिर 5 to 8 मंथ भी जो इसमें चेंजेस आते हैं, तो 5 to 8 मंथ भी हाफ के जी इसमें चेंजेस आते हैं पर मंथ, और ये है 0.5 kg। हाफ के जी से कितना 0.5 kg, तो पर मंथ इतना आता है। आपने देख लिया कि 4 मंथ तक ये हो गया 7 kg। अब 4 मंथ के बाद 5 to 8 मंथ उसमें हाफ के जी, तो 5 to 8 ये हो गई 3 महीने। 3 को आप अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेगी, 3 नहीं 4, 5 6 7 8, 4 से आप अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेगी तो 2 मंथ 2 kg आएगा। 2 को अब इसे ऐड करो तो 9 kg आपके साथ आएगा। जब बच्चा हो 8 मंथ का तो आप उसका वेट मेजर करवा सकते हो, इज्यूम करवा सकते हो कि कितना होगा 9 kg का। इस तरह 9 to 12 मंथ है, तो 9 to 12 में फिर 1 और 4 इसमें चेंजेस आते हैं, मतलब 0.5 0.25 kg पर मंथ उसमें क्या होता है इंक्रीज होता है। तो इसको अगर आप करवा ले तो ये 9 to 12 आते हैं 4 मंथ। 4 को जब 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आता है क्या 1 kg। अब 1 kg को आप इन सब के साथ ऐड करें तो 10 kg आएगा। तो मतलब ये जब बच्चा 1 ईयर का हो, जब इनका इन्फेंसी स्टेज खत्म हो रहा हो, तो उसका वेट एज्यूम हम कितना करवा सकते हैं 10 kg तक। ओके, अच्छा, द इन्फेंट विल डबल इट्स has birth weight by 4 to 5 months and triple it by 10 to 12 months of age। तो देखिए कि डबल करवाएगा इन्फेंट अपना बर्थ वेट 4 to 5 मंथ। तो 4 to 5 मंथ के दरमियान इन्फेंट का जो वेट होगा वो इसकी पैदाइश के वक्त जो वेट है उसका कितना होगा डबल होगा। इन्फेंट की पैदाइश का वक्त कितना वेट होता है, तो हमने कहा ये तकरीबन 4 kg है। तो देखिए 4 to 5 मंथ, 5 मंथ के दौरान हमने उसका कर लिया तो तकरीबन ये 7 8 आता है जब वो 4 मंथ का 5 मंथ का हो, तो 7 8 या 8 इसका डबल है। अब देखिए ट्रिपल 8 बाई 10 to 12 मंथ्स ऑफ द एज, जब वो 12 मंथ तक पहुंचता है इन्फेंट तो उसका वेट कितना होगा ट्रिपल होगा उसकी बर्थ वेट की। तो बर्थ वेट उसका फॉर एग्जांपल 4 kg है, तो ट्रिपल जब करवाएगा 4 3 12 kg, लेकिन इतना 10 kg इधर आया तो इतना डिफरेंस नहीं है, 12 या 10 kg। तो ट्रिपल करवाएगा कितना, ये जब वो इन्फेंट 1 ईयर का हो जाए तो ट्रिपल करवाएगा। ये हो गया उसका फिजिकल या वेट गेन। अब इसके बाद हम आते हैं इन्फेंट के जो वेट के लिए जो फार्मूला यूज होता है, वो फार्मूला हम किस तरह कैलकुलेट करवाएंगे। तो ये तो हमने एज्यूम कर लिया वैसा ही। अब इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है स्पेसिफिक, और वो फार्मूला है एज इन मंथ्स प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। अब एज इन मंथ्स को 2 पे डिवाइड करेंगे, पहला ये इस पे डिवाइड करेंगे क्योंकि डिवीजन का अमल पहला होता है। इसके बाद फिर आप इसको क्या करवाएंगे ऐड करवाएंगे 9 के साथ। तो वेट ऑफ 7 मंथ्स ओल्ड इन्फेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बच्चा आ गया, उसका एज कितना है 7 मंथ है, तो उसका 7 मंथ का वेट कितना होगा, तो इसमें आप डालें एज इन मंथ कितना हो गया 7 हो गया, ये देखिए 7 और 2 से डिवाइड करें फिर 9 के साथ ऐड करें। तो 7 जब 2 पे डिवाइड हो जाए तो इससे आता है तकरीबन 7 + 9 और इससे आता है तकरीबन 8 kg। तो टोटल ये कितना होगा फिर 8 kg इसका आंसर आएगा। ओके, तो ये हो गया उसके लिए फार्मूला। लेकिन इसमें याद रखिए कि एज को पहले डिवीजन करेंगे, डिवीजन के बाद आप एडिशन करेंगे, तो फिर आपके साथ आंसर क्या आएगा सही आएगा। ओके, अब दूसरा जो माइलस्टोन है फिजिकल ग्रोथ में वो है हाइट का। तो हाइट इधर इंक्रीज लेंथ अबाउट 3 सेंटीमीटर पर मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द एज। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है 3 मंथ्स तक, उसमें कितना इंक्रीज आएगा 3 सेंटीमीटर पर मंथ उसमें इंक्रीज आएगा ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ हिज एज। तो 3 मंथ फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि एक बच्चा जो नॉर्मल उसका हाइट होता है ड्यूरिंग द बर्थ वो तकरीबन होता है 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर बर्थ के दौरान है, जब 3 मंथ्स इन हो जाए तो फिर कितना होगा, तो 3 मंथ्स 3 3 9, तो 3 to 3 9 हो गया, 9 को इसके साथ एक करीब 59 सेंटीमीटर। इस तरह आप इज्यूम करवा सकते हैं जैसा कि हमने फिर वेट वाला का इज्यूम करवा दिया। इस तरह ये है। देन एट इंक्रीज 2 सेंटीमीटर पर मंथ एट एज ऑफ 4 to 6 मंथ। तो 2 सेंटीमीटर फिर 4 से 6 मंथ के दौरान 2 सेंटीमीटर होगा। ये इधर हमने करवाया 59 सेंटीमीटर अप टू 3 मंथ। अब वो 3 मंथ्स के बाद इसमें 2 सेंटीमीटर पर मंथ, तो 4 to 6 3 हो गई, 3 मंथ्स हो गई। 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए 6 आ गया, 6 को आप 59 से ऐड करवा दी, कितना आ गया 65 सेंटीमीटर। इसकी इस तरह 7 to 12 मंथ्स उसमें इंक्रीज आएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर को आप ये हो गई 5-6 महीने, 6 से आप 1.5 मल्टीप्लाई करें 9 आएगा, 9 को 59 65 से ऐड करें 74। तो मतलब ये कि जब एक बच्चा 12 मंथ या 1 ईयर तक वो पहुंच जाए तो उसका हाइट कितना होगा 74 सेंटीमीटर होगा। ओके,
ये गई इसका हाइट। अब हम आते हैं हेड सरकम्पेरेंस पे। तो हेड सरकम्पेरेंस कितना होगा बच्चे का? तो ये है एट इंक्रीजिंग अबाउट 2 सेंटीमीटर पर मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ। तो हेड सरकम्पेरेंस का जो हेड है उसका सरकम्पेरेंस 2 सेंटीमीटर पर मंथ होगा इंक्रीज उसमें फर्स्ट 3 मंथ। ये 35 है, 35 के साथ 2 मंथ तो 3 मंथ है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ गया। तो 35 नॉर्मल बर्थ उसका हेड सरकम्पेरेंस होता है बर्थ के दौरान। तो 35 को 6 के साथ ऐड करें, आ गया कितना? 41 सेंटीमीटर आ गया। अब बाद में हाफ सेंटीमीटर ड्यूरिंग द सेकंड 9 मंथ्स ऑफ द एज। अब 3 मंथ्स के बाद जो 9 महीने आने वाले हैं तो इसमें इंक्रीज कितना होगा? हाफ सेंटीमीटर पर मंथ उसमें इंक्रीज होगा। तो ये आएगा तकरीबन 45.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ को आप 9 मंथ से मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 4.5 और 3 मंथ तक उसमें जो इंक्रीज आया है वो है 41 सेंटीमीटर। 41 के साथ आप ये 4.5 को ऐड करें तो तकरीबन 1 ईयर पे बच्चा कितना होगा? उसका हेड सरकम्पेरेंस 45.5 सेंटीमीटर होगा। अब ये है पोस्टीरियर फॉन्टेनेल क्लोजेस बाय 6 to 8 वीक ऑफ एज। 6 to 8 वीक ऑफ एज जो है वो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल क्लोज होगा और इंटीरियर फॉन्टेनेल क्लोजेस 4 to 12 to 18 मंथ्स ऑफ एज। 12 to 18 मंथ्स पे वो किया इस पोस्टीरियर फॉन्टेनेल को और इंटीरियर फॉन्टेनेल को। ये हमने फॉर्टिकल में डिटेल से डिस्कस किया है कि किस तरह कौन सी जगहों पे होते हैं, क्यों ये होते हैं, इसका फंक्शन क्या है और किस किस के बॉडी हेड की कौन कौन सी जगहों पे ये होते हैं। तो पार्ट 2 को आप देखिए, इसको आसानी से आप समझ पा सकेंगे। तो ये हो गया उसका हेड सरकम्पेरेंस का जो माइलस्टोन होता है वो हो गया। अब हम चलते हैं उसकी चेस्ट सरकम्पेरेंस पे। तीसरा माइलस्टोन फिजिकल ग्रोथ में वो होता है चेस्ट सरकम्पेरेंस का। तो बाय द एंड ऑफ 1 ईयर इट विल बी इक्वल टू द हेड सरकम्पेरेंस अराउंड 45 सेंटीमीटर। तो हेड सरकम्पेरेंस कितना था? कहता है ये कि 1 ईयर की एंड पे ये तकरीबन हेड सरकम्पेरेंस के मुताबिक होगा। तो उससे हेड सरकम्पेरेंस को हमने इधर कैलकुलेट कर लिया ना कि 1 ईयर की एंड पे तकरीबन 45.5 सेंटीमीटर अराउंडली 45 सेंटीमीटर ही होगा। तो हेड का जो चेस्ट सरकम्पेरेंस है वो हेड सरकम्पेरेंस की तकरीबन सेम होगा। अच्छा, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ में हम अब आते हैं। दूसरा माइलस्टोन है फिजियोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ द इन्फेंट। तो पल्सेस उसमें आते हैं, रेस्पिरेशन आता है, ब्रीथ थ्रू नोज एंड ब्लड प्रेशर आता है इसमें। तो पल्सेस कितने होगी इन्फेंट का? 110, ये क्या है 110 to 150 बीट्स पर मिनट, ये इसका होगा क्या? पल्सेस होगा। इसके रिस्पायरेशन 35 प्लस माइनस 10 साइकिल पर मिनट। प्लस माइनस का मतलब ये है कि 35 से लगभग 10 ऊपर या 10 नीचे, मतलब ये कि 25 से लेकर 45 साइकिल पर मिनट इसका क्या होगा? इसका रिस्पायरेशन होगा। बच्चा जब वो इन्फेंट होता है तो वो ज़्यादातर जो रिस्पायरेशन करता है, ब्रीथिंग करवाता है, तो ब्रीथिंग वो किसके थ्रू करेगा? वो नोज के थ्रू। नोज के उसके लिए मुंह के थ्रू वो ज़्यादा नहीं करवाता, नोज के थ्रू करवाता। ब्लड प्रेशर उसका कितना होगा? 80/50 प्लस माइनस 20/10 mm में Hg। 20/10 का मतलब ये है कि 20/10 ऊपर या 20/10 नीचे, इसका रेंज है। तो इतना ये इसका क्या होगा? इसका ब्लड प्रेशर भी होगा। ये हो गई फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। अब जो इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है इन्फेंसी स्टेज में वो एरप्शन ऑफ द टीथ होते हैं, जो इसके दांत का निकलना होता है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है बच्चे के किसमें? ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल स्टेज में। तो एरप्शन ऑफ द टीथ, प्राइमरी टीथ, जो प्राइमरी टीथ होते हैं, याद रखें ये जो टीथ निकलते हैं बाद में भी हम डिस्कस करेंगे, इसको हम कहते हैं डिसिडस टीथ और टेम्पररी टीथ। ये परमानेंट टीथ नहीं होती और ये शुरुआत इसका कब होता है? शुरुआत इसका अफर जा है आपका इन्फेंट का, उसमें 18 to 12 मंथ ऑफ एज होता है, लेकिन जो लोअर जा है उसमें 6 to 10 मंथ्स ऑफ एज उसमें शुरुआत होते हैं। तो ये होगी, ये सेंट्रल इंसेसर, ये इसके टाइप से सेंट्रल इंसेसर है, ये लेटरल इंसेसर है, ये कस्पेड है, ये फर्स्ट मोलर है, ये सेकंड मोलर हो गया। ये हो गई टीथ, तकरीबन 20 टीथ ये टेम्पररी टीथ निकलती है बच्चे में और शुरुआत इसकी कब होती है? 18 to 8 to 12। अब इस टेबल को आप किस तरह याद करेंगे कि परमानेंट जो टेम्पररी टीथ है उस एक को किस तरह याद करेंगे? तो पहले नंबर पर बात तो ये है कि एमसीक्यूज में जो आएगा या आपसे जो पूछा जाएगा तो वो ये सारियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अगर आ भी सकता है तो सिंपली ये आ सकता है कि शुरुआत कब से होती है अपर एंड लोअर जाकर, एंड एंड कब होता है? एंड ऑफ द टेम्पररी टीथ कौन सा स्टेज होता है जिसमें टेम्पररी टीथ का निकलना
1 होता है। तो शुरुआत होते हैं 8 to 12 मंथ पे अपर जाका एंड 6 to 10 मंथ पे लोअर जाका। इन जब होता है तो 25 to 33 मंथ्स लोअर जाका अपर जाका एंड लोअर जाका 23 to 31 मंथ। लेकिन याद कैसे करेंगे? अगर आपने ये टेबल याद कर लिया तो बाद में जितनी भी आने वाली है या जो परमानेंट टीथ है उसको भी आप आसानी से याद करवा सकते हैं। याद किस तरह करेंगे? तो इस तरह की ये है 8 to 12 मंथ्स, तो इसके साथ 2 इससे कम करवा दो, पहले ये वाला टेबल इस तरह याद करवाते हैं। तो 8 to 12 मंथ्स हो गया। तो अब इस 12 के साथ 12 से 3 कम कर दो, 12 से 3 क्या कर दो? कम कर दो। तो 9 हो गया, 9 के साथ ये 13 हो गया। तो 9 to 13 ये ऐसा ही इतना हो गया। 12 से आपने 3 काट दिया तो 9 to 13 ये हो गया आपका लेटरल इंसेसर। अब आगे इस पे तो 13 के साथ इधर 3 आपने ऐड कर दिया, 13 के साथ 3 इधर माइनस कर दिया, इधर 3 प्लस कर दो तो 16 हो गया ना। 16 to 22 ये आपका हो गया क्या? कस्पिड टीथ का निकलना हो गया अपर जाका। अब 22 है तो इससे 22 को 13, तो 13 और 22 में इधर ये वाला देख लिया, ये हो गया 16, इधर ये आएगी तो 16 से अब 3 फिर माइनस कर दो, इधर माइनस प्लस फिर माइनस करवा दो तो ये आ गया 13। तो 13 to 19 ये कितना हो गया आपका? ये हो गया जो फर्स्ट मोलर है। अब इधर आ जाए, ये हो गया आपका 19, तो इधर से आ जाइए 19 to 25 कितना है? 6 है। तो 6 इसके साथ ऐड कर दो तो पहले 3 माइनस फिर 3 प्लस फिर 3 माइनस और फिर 6 एडिशन। तो 19 के साथ जब आप 6 को ऐड करोगे 25 to 33 ये एक टेबल इस तरह याद करवाएंगे। अब इसके साथ कंपेयर करवाइए इस लोअर जा वाले को, तो इस तरह इसको किस तरह याद करवाएंगे? ये लोअर जा वाली जो है इसको याद करें 8 to 12 मंथ्स, तो डिफरेंस आ गया, ये है 8 to 12 मंथ्स याद रखिए। इधर आप देखिए 2 माइनस कर दो इससे, क्या 2 इससे भी माइनस कर दो तो यहाँ हो गया 600, ये हो गया 2 माइनस जब हो गया तो ये है 6, 2 इससे भी माइनस कर दो 12 से तो ये क्या हो गया 10, इस तरह ही हो गया। अब इस पे आ जाए 9 to 13 है तो इससे करो 1 ऐड और इसके साथ भी, इसके साथ जब हमने 1 ऐड किया तो ये गया 10 और इसके साथ करो 3 ऐड तो ये हो गया क्या 16, इस तरह के। अब ये 16 to 22 है तो 16 to 22 ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल इसमें आता है, थोड़ा सा वो नहीं बनती, लेकिन इसके साथ बनता है कि 9 के साथ 1 ऐड करो तो 10 आता है। 16 to 22 इधर है 17 to 23 तो इसके साथ एक ऐड करो, इसके साथ भी 1 ऐड करो तो 17 to 23 ये लोअर जाकर आएगा। अब ये है 13 to 19 तो इसके साथ 1 ऐड करो 14 आ गया और इसके साथ 1 माइनस करो तो ये क्या हो गया 18 आ गया। इस तरह ये है 25 to 33 तो 25 से 2 माइनस करो, इधर इससे भी 2 माइनस करो तो क्या आ गया ये 23 to 31। ये हो गया आपका जो अपर जा और लोअर जा का एरप्शन होता है, टीथ का निकलना होता है, ये हो गया वही स्टेजेस डिफरेंट। अब आते हैं हम, ये देखिए ये है सेंट्रल इंसेसर, ये है लेटरल इंसेसर, ये किनाइन है या कस्पेड इसको हम कहते हैं, फर्स्ट मोलर सेकंड मोलर, ये इसके एरप्शन है। सारी एरप्शन हमने पहले पढ़ी टेबल पे, अगर आपने उधर से ही पढ़ लिया हो तो ये वही की वही एरप्शन वाली है। लेकिन इसमें आपको प्राइमरी टीथ का पहला निकलना कब शुरू होता है, लोअर जाका और अपर जाका, और इन स्टेज कौन सा होता है इसको जरूर एमसीक्यूज के लिए याद करना। अब एक्सफोलिएशन है तो याद रखिए जो परमानेंट एरप्शन होता है टेम्परेरी टीथ का, तो टेम्परेरी टीथ का फिर एक्सफोलिएशन मतलब उसका खत्म हो जाना, कौन सी स्टेज पे वो खत्म होते हैं। तो टेम्परेरी टीथ का एरप्शन एक्सफोलिएशन फिर होता है, शुरू होता है 6 to 7 ईयर से और इन होता है 10 to 12 ईयर से। लेकिन इसमें ये अच्छी बात है इजीली कि आपका जो अपर जा है, अपर जा और लोअर जा है, इन दोनों का सेम है। इन अपर जा और लोअर जा में सिर्फ आप एक टेबल को याद कर ली तो दोनों को आपसे कंफर्म कर लेंगे। अब ये एक बात याद रखिए कि जो एक्सफोलिएशन इधर होता है किस सीक्वेंस पे एक्सफोलिएशन इसका होता है टेम्परेरी टीथ का, तो उस सीक्वेंस पे एरप्शन होगा परमानेंट टीथ का। ये बात याद रखिए कि जिस सीक्वेंस पे ये 6 to 7 ईयर इसका हो गया सेंट्रल इंसेसर का एक्सफोलिएशन, तो 6 to 7 ईयर पे स्टार्ट होगा परमानेंट टीथ का क्या निकलना स्टार्ट होगा या एरप्शन स्टार्ट होगा। तो ये है आपके टीथ का जो पूरा खुलासा था वही। अब इसको हम क्या कहते हैं, डेंटेशन है, एरप्शन ऑफ टीथ स्टार्ट्स 5 to 6 मंथ, जैसा कि हमने उधर पढ़ लिया। इट इज कॉल्ड मिल्की टीथ, डेसिडुअस टीथ और टेम्परेरी टीथ, तीन नामों से इनको हम कह सकते हैं।
कि मेल की टीथ, डेसिडुअस टीथ, टेम्परेरी टीथ। ये क्या है? ये जो स्टार्ट होता है 5 to 6 मंथ से और इन होता है 25 to 33 मंथ्स ऑफ द एज पे। ओके, ये है वही की वही, लेकिन इधर भी एवरेज है। तो अगर आपने वो टेबल याद किया हो तो उस रेंज से आप एवरेज निकाल सकती हैं, जितना कि ये सब कुछ है वही एवरेज है। तो एवरेज में एरप्शन स्टार्ट होता है 6 मंथ से, याद रखिए, और इन एरप्शन इन होता है किस पे? 24 मंथ पे। ये एवरेज वैल्यू है। अब हम आते हैं जो तीसरा माइलस्टोन है डेवलपमेंट का, वो है मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट एक 2 मंथ्स, मोटर डेवलपमेंट में आपने पढ़ा था ना कि एक होता है ग्रास मोटर डेवलपमेंट, एक होता है पाइन मोटर डेवलपमेंट, दोनों इसमें आते हैं। ये वाला देख ली, ये है, लेकिन इसमें हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करवा सकते इन्फेंट्स में, क्योंकि ग्रास और मोटर जो है तकरीबन इन्फेंट में एक ही जैसा होता है, क्योंकि उसका इतना वो बोन साइज वो वगैरह सब कुछ इतना डेवलप नहीं हुए है कि आप उसकी फाइन और ग्रास मोटर में क्या करें? डिफ्रेंशिएट करवा दें। तो 2 मंथ्स पे मोटर डेवलपमेंट का होल्ड हेड एरेक्ट एंड मेड पोजीशन, जैसे कि हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है कि जब 2 मंथ में बच्चा होता है तो उसका होल्ड हेड एरेक्ट एंड मिड पोजीशन पे वो हेड को एरेक्ट रख सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन स्टेडीली जब वो रखेगा तो वो क्या एरेक्ट एंड स्टेडी वो 3 मंथ्स पे रखेगा। स्टेडी मतलब थोड़े समय के लिए वो मजबूती से अपने हेड को रख सकता है, लेकिन इधर मजबूती से नहीं रख सकते, सिर्फ थोड़ी सी एरेक्ट करवाए फिर उससे वो अनकंट्रोल होता है। टर्न फ्रॉम साइड बैक से इस तरफ इस तरह होता है, इस तरह होता है, इस तरह टर्निंग इसमें आ जाती है। अब 3 मंथ्स पे होल्ड हेड एरेक्ट एंड स्टेडी, एरेक्ट भी रख सकता है लेकिन थोड़े समय के लिए मजबूत भी रख सकता है। एंड ऑफन आर क्लोज हैंड लूजली, अब हाथों का खुलना और बंद होना ये भी वो लूजली करवा सकता है। होल्ड ऑब्जेक्ट फुट इन हैंड, सारे हैंड में क्या करवा सकते हैं? ऑब्जेक्ट को वो पकड़ सकता है, इतना उसमें मोटर डेवलपमेंट आ चुका होता है। ये देखिए इसका हेड कंट्रोल है, लेकिन जब न्यूबॉर्न होता है तो हेड को कंट्रोल नहीं करवा सकता, लेकिन जब ये 6 मंथ की होता है तो 6 मंथ की ये फुली अपने हेड को एरेक्ट एंड स्टेडी रख सकता है। ओके, अब 4 मंथ पे कौन सी डेवलपमेंटल माइलस्टोन आते हैं? तो सिट विद एडिकेट सपोर्ट, जब आप उसको सपोर्ट देते हो तो क्या सकता है? बैठ सकता है, विदाउट सपोर्ट नहीं बैठ सकता 4 मंथ पे, लेकिन जब सपोर्ट देते हो बैठ सकता है। इसके साथ साथ रूल ओवर फ्रॉम फ्रंट टू बैक से वो रूलिंग भी करवा सकता है, मतलब ये फ्रंट है बैक से, फ्रंट और बैक से जब बेड पे पड़ा हुआ होता है तो फ्रंट एंड बैक को रूलिंग भी करवा सकता है। होल्ड हेड एरेक्ट एंड स्टेडी व्हाइल इन सिटिंग पोजीशन, अब 4 मंथ पे वो इतना डेवलप हो चुका है, जब बैठ जाए तो बैठने पर वो अपने हेड को मुकम्मल तौर पर एरेक्ट एंड स्टेडी रख सकता है। ब्रिंग हैंड्स टुगेदर इन मिडलाइन एंड प्लेस विद फिंगर्स, अब जो हैंड्स है वो मिडलाइन पे लाके एक चीज़ के साथ वो खेल सकता है, इतना उसमें वो डेवलपमेंट हो चुका है कि ये चीज़ आपने एक हाथ में दी थी तो इस तरह लेके दोनों हाथों में पकड़ के, एक में नहीं पकड़ सकता, दोनों में पकड़ के उसके साथ खेल सकता है। एंड ग्रेस्प ऑब्जेक्ट विद बोथ हैंड, और चीज़ को दोनों हाथों से पकड़ सकता है, एक से नहीं पकड़ सकता। इस ना उसमें जो है ना वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन आई हुई होते हैं। अब है 5 मंथ्स की कौन सी माइलस्टोन है? तो बैलेंस हेड वेल व्हेन सिटिंग, जब सिटिंग पोजीशन पे हो तो अपने हेड को वो बैलेंस करवा सकता है जब सिटिंग पोजीशन पे हो। एंड सिट विद स्लाइड सपोर्ट, पहले वाले पे विद एडिकेट सपोर्ट, फुल सपोर्ट जब आप दे दें तो सिट हो सकता था। 5 मंथ्स पे स्लाइड सपोर्ट अपने थोड़ी से हाथ उनको देंगे तो इसके साथ वो क्या करवा सकते हैं? बैठ सकते हैं। फुल फीट अप टू माउथ व्हेन सुफाइन, जब सुफाइन पोजीशन पे, सुफाइन मतलब इस द्वारा जब उसका मुंह ऊपर की तरफ हो तो वो क्या करवा सकता है? वो फुल फीट अप टू माउथ, ये जो पीठ है उसका वो फीट वो माउथ तक लेके आ सकता है जब वो सुपाइन पोजीशन पे हो, तो ये एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। ग्रेस ऑब्जेक्ट विद होल हैंड, और अब एक हैंड के साथ, होल हैंड के साथ वो ऑब्जेक्ट को ग्रेस करवा सकता है, लेफ्ट हो या राइट हैंड हो दोनों की से। होल्ड वन ऑब्जेक्ट व्हाइल लुकिंग एट अनदर, तो ये और माइलस्टोन है कि जब उसने एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा हो दूसरी की तरफ देख रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि उसमें इतना डेवलपमेंट आया है कि इनसे वो बेखबर होकर भी इनको हाथ में पकड़ सकता है, इतना डेवलपमेंटल माइलस्टोन उसमें आई है। 6 मंथ पे सिट एलोन ब्रीफली, थोड़ी सी समय के लिए एलोन बैठ सकता है। टर्न कंप्लीटली ओवर एब्डोमेन,
एब्डामिन टू एब्डामिन। तो अब कंप्लीटली उधर वो जो रोलिंग करवाता था तो थोड़ी सी इस तरह होता था, लेकिन अब कंप्लीटली सुपाइन पोजीशन से प्रोन में या प्रोन से सुपाइन में जा सकता है। तो कंप्लीटली और एब्डामिन एंड एब्डामिन, लेफ्ट चेस्ट एंड अपर एब्डामिन व्हेन प्रोन। तो अब इस क्या है, लेफ्ट चेस्ट एंड अपर एब्डामिन, जो इसका चेस्ट होता है और ये अपर एब्डामिन, लोअर नहीं अपर, तो उसको वो जब प्रोन पोजीशन पे होता है, मतलब उल्टी पोजीशन पे होता है, तो अपने चेस्ट को और एब्डामिन का जो अपर पोर्शन है, नीचे वाले भी इसका इतना कंट्रोल नहीं होता, अपर पोजीशन है उसको अप करवा सकता है, लेफ्ट करवा सकता है। एंड होल्ड ऑन बॉटल, और जो बॉटल आप उसको दे दो तो उसका इतना डेवलपमेंट आ चुका होता है, इतना कि वो बोतल को एक हाथ में रख सकता है, पकड़ सकता है। अब 8 मंथ भी 7 मंथ भी सिट अलोन होल्ड कप। उधर कप के लिए थोड़ा सा वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसके हथेली एक हाथ को आप इस तरह के उसको पकड़ लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा उसके लिए डेवलपमेंट होना चाहिए। एंड इमिटेट सैम्पल एग्स ऑफ अदर, और दूसरों की जो सैम्पल एग्स होते हैं उस एग्स को क्या करवाते हैं, इमिटेट मतलब नकल करवा सकते हैं दूसरों के एग्स को। ओके, अब हम आते हैं जो 8 मंथ भी इसका जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है। तो सिट एलोन स्टेडीली मतलब कई समय तक, कई वक्त तक वो एलोन बैठ सकता है। ड्रिंक फ्रॉम कप विद असिस्टेंस, जब किसी कोई हाथ के असिस्टेंट दे रहे उसको, फॉर एग्जांपल ये कप है और मैंने इसके लिए ऐसे पकड़ लिया, असिस्टेंट दे दिया, तो इससे पी सकता है। अच्छा, ईट फिंगर फूड दैट कैन बी हेल्ड इन वन हैंड, जब उसको फिंगर फूड दे दे मतलब छोटे लकमे दे दे एक हाथ में, तो उसको खुद ब खुद वो खा सकता है। 9 मंथ्स में राइज टू सिटिंग पोजीशन एलोन, सिटिंग पोजीशन से वो राइज हो सकता है, सिटिंग पोजीशन तक वो राइज हो सकता है खुद ब खुद, मतलब खुद ब खुद वो बैठ सकता है। एंड क्रावल फुल बॉडी वाइल फ्रोन पोजीशन, तो क्राउलिंग करवाता है। पहले लेक्चर में हमने क्राउलिंग क्रीपिंग में डिफरेंस करवाया था, क्या डिफरेंस है। तो क्रावल को हमने कहा था कि क्रावल जो है ये कमांडो स्टाइल वाला जो मूवमेंट होता है, कमांडो स्टाइल वाला जो फीट के थ्रू वो मूवमेंट करवाता है, अपने एब्डामिन के थ्रू जो मूवमेंट करवाता है, तो उसको हम कहते हैं क्राउलिंग। और क्रीपिंग को हमने कहा था कि जब वो एब्डामिन को अपलिफ्ट करे और अपने हाथों से, किससे, हाथों और पाँव के थ्रू इस तरह उसका एब्डामिन जमीन से ऊपर हो और हाथ और पाँव के थ्रू जो वो चलता हो, तो उसको हम क्रीपिंग कहते हैं। तो इस तरह ये क्रीपिंग थोड़ा सा ज़्यादा वो एफर्ट चाहिए होते हैं, क्योंकि सिर्फ हाथ और पाँव के इन्वॉल्व होते हैं। क्राउलिंग में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं होते, क्योंकि इसमें पेट आपका एब्डामिन जो है, एब्डामिन भी इन्वॉल्व होता है, हाथ और पाँव भी इन्वॉल्व होते हैं। तो 9 मंथ में सिर्फ क्राउलिंग करवा सकता है और क्रीपिंग नहीं करवा सकता। होल्ड 1 बोतल विद गुड हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन, अब बोतल को जब आप उसको दे दे तो गुड हैंड एंड माउथ कोऑर्डिनेशन के साथ उसको क्या सकता है, पी सकता है, होल्ड करवा सकता है। ओके, अब 10 मंथ्स पे कौन से माइलस्टोन आएंगे, क्रीफेल, जैसा कि हमने कहा पहले वाले पे क्राउलिंग आता था, इसमें क्रीपिंग करवा सकता है। वॉक बट विद हेल्प, वॉकिंग भी करवा सकता है, लेकिन किसके साथ, हेल्प के साथ, विदाउट हेल्प या विदाउट असिस्टेंस वो वॉकिंग नहीं करवा सकता। ब्रिंग द हैंड्स टुगेदर, हाथों को एक दूसरे के साथ कैसा करवा सकता है, मिला सकता है। 11 मंथ्स पे द इन्फेंट कैन बी वॉक होल्डिंग ऑन फर्नीचर, वॉक होल्डिंग ऑन फर्नीचर, जब फर्नीचर को पकड़ ली, आपका असिस्टेंट नहीं हो, लेकिन जब वो किसी फर्नीचर को पकड़ ली तो फर्नीचर की पकड़ने से वो कैसा करवा सकता है, वॉकिंग करवा सकता है। स्टैंड एरेक्ट विद मिनिमल सपोर्ट, और उठ भी सकता है, थोड़ी सी सपोर्ट, थोड़ी सी हाथ आप उसको दे दो तो वो क्या करवा सकता है, उठ भी सकता है, अपनी जगह से उठ भी सकता है। ये हो गया 11 मंथ की, आखिरी महीना रह गया 12 मंथ की जो इन्फेंसी स्टेज है। तो इन्फेंसी स्टेज की 12 मंथ स्टैंड अलोन फॉर वेरिएबल लेंथ ऑफ टाइम, तो इतना अभी वो डेवलप हो चुका है तो कई समय तक, कई वक्त तक वो क्या करवा सकता है, अकेला खड़ा हो सकता है। सिट डाउन फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन, जब खड़ा हो तो खुद ब खुद बैठ भी सकता है, लेकिन इससे पहले वो खुद ब खुद नहीं बैठ सकता, अगर वो बैठ जाता था तो वो गिर जाता था। ओके, वॉक इन फ्यू स्टेप्स विद हेल्प और एलोन, तो अब वो क्या करवा सकता है, फ्यू स्टेप्स तक, छोटी छोटी सी स्टेप लेके वो हेल्प या असिस्टेंट के साथ वो वॉकिंग करवा सकता है। हैंड्स हेल्ड एट शोल्डर हाइट फ्रॉम फॉर बैलेंस, तो आप जब उसके शोल्डर को आपने पकड़ा हुआ हो बैलेंस के लिए, ताकि वो गिर न जाए, तो वो थोड़ी सी स्टेप के लिए वो आगे जा सकता है। फेक अप स्मॉल बिट्स ऑफ फूड एंड ट्रांसफर देम टू हिज माउथ, आप थोड़ी सी फूड को उठा सकते हैं खुद ब खुद, पहले आप दे के वो खा सकती थी, लेकिन खुद ब खुद आप स्मॉल बिट्स ऑफ फूड को उठा के खुद ब खुद क्या करवा सकते हैं, खा सकता है।
एमुलेशन है मतलब मोशन है उसका, तो 9 मंथ पे हमने कहा कि क्राउडिंग करवा सकता है। क्राउडिंग क्रीपिंग में हमने डिफरेंस करवा दिया कि 10 मंथ की क्रीपिंग और 9 मंथ की क्राउडिंग। 1 ईयर स्टैंड इंडिपेंडेंटली क्राउडिंग क्रीपिंग, जब 1 ईयर हो जाए तो क्राउडिंग क्रीपिंग से वो खुद ब खुद उड़ सकता है। एंड 13 months old walk and toddle quickly। अब 13 मंथ इंटेंसिटी नहीं आता, लेकिन हम कहते हैं कि 13 मंथ्स का हो जाए तो वॉकिंग करवा सकता है, और पहली जो 12 मंथ की थी 1 ईयर थी तो वॉकिंग करवा सकता है लेकिन असिस्टेंट के साथ। या फिर वॉकिंग एंड टोडल में छोटे छोटे कदमे ले रहा, तो वॉकिंग एंड टोडल क्विकली वो करवा सकते, टोडलिंग भी करा सकते वॉकिंग। 15 months old कैन रन, और जब 15 मंथ का हो जाए तो वो रनिंग भी स्टार्ट करवाता है। ये हो गई इसका क्या मोटर डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट का दूसरा पार्ट है इमोशनल डेवलपमेंट, उस पे आते हैं। तो हिज इमोशंस आर अनस्टेबल, पहले नंबर पर क्या होगा, उसके इमोशंस अनस्टेबल होंगे, मतलब स्टेबल नहीं है, वो ये नहीं जानता कौन सी इमोशन कौन सी टाइम पे शो करवाना है। वियर इट इज रैपिडली चेंजेस फ्रॉम क्राइंग टू लाफर, और जल्दी से वो क्राइंग चीखने से वो किससे हंसने में बदल जाती है। इसके इमोशंस स्टेबल नहीं होती, मतलब अगर चीखना शुरू कर दिया तो चीखते रहेंगे, या हंसना शुरू किया तो हंसते रहेंगे, नहीं, थोड़ी समय के लिए वो हंसते हैं फिर थोड़ी वक्त के बाद वो फिर रोना शुरू कर देते थे। अनस्टेबल इमोशंस उसके होते हैं। हिज अफेक्शन फॉर आवर लव फैमिली मेंबर्स अफियर्स, तो उसका जो अफेक्शन होता है फैमिली मेंबर्स के लिए वो जाहिर होता है। क्या होता है उसका जो अफेक्शन या मोहब्बत होता है, मतलब कि दूसरा अनजान शख्स आ जाए तो उसके साथ वो नहीं बैठ सकता, वो उसके गली में जाता है, लेकिन वो खुद अपने फैमिली मेंबर्स को जानता है, उसके साथ उसका मोहब्बत और अफेक्शन पैदा होता है। By 10 months, he expresses several beginning recognizable emotions such as anger, sadness, pleasure, jealousy, anxiety, and affection। अब 10 मंथ्स पे वो कई ऐसी इमोशंस को शो करवाते हैं जो आप जानते हो, जैसा कि एंगर, वो कुछ बातों पे गुस्सा भी होता है, कुछ बातों पे खफा भी होता है, खुश भी होता है, किसी चीज़ से वो जेलसी भी फील करवाता है, एंजाइटी में बेचैनी में भी हो जाता है कोई चीज़ अगर न मिल जाए, और इस तरह अफेक्शन, अगर आप उसके साथ मोहब्बत भरी या कोई चीज़ उसके दे दी तो उसका अफेक्शन आपके साथ पैदा होता है। लेकिन उसकी इन चीज़ों में डिस्टिंग्विशबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब आपको ये पता नहीं लगता कि अभी एंजाइटी में है या कि प्लेजर में है, थोड़ी सी आपको लगेगा कि प्लेजर में है एंजाइटी में है, या अब ये सैड है या एंगर है, या प्लेजर में है, या अफेक्शन शो करवाता है या गुस्से शो करवाता है। तो इस तरह आपको जाहिरी से डिस्टिंग्विशबिलिटी इन करेक्टर के दरमियान नहीं होता। लेकिन जब 12 मंथ्स के एज पे होता है तो 12 मंथ्स पे ये करेक्टर सारे के सारे डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, आपको पता लगता है कि अब ये गुस्सा करता है, अब ये सैड है, अब ये एंजाइटी में है, अब किसी चीज़ की उसकी ज़रूरत है, इस वजह से वो बेचैनी में है, तो ये फिर आपको पता लग सकता है। तो इतना उसका डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका होता है बाय 12 मंथ्स। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, ही लर्न्स दैट क्राइंग ब्रिंग अटेंशन। अब उसने चालाकी शुरू की, जब 12 मंथ में वो पॉइंट आए सोशल डेवलपमेंट में इन्फेंसी की इन पे, तो वो क्या, वो अटेंशन के लिए रोना शुरू कर देती। उसको पता चलता है 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा ने रो लिया और लोग आ गए उनको सुलाने के लिए, उनको करार रखने के लिए, तो ये सीख जाता है कि यार वाकई जब मैं रोता हूँ तो लोग आते हैं, मतलब मेरा रोना लोगों को फोकस करवाते हैं मुझ पे, तो अटेंशन सीकिंग फिर वो क्राइम से शुरू करवाते हैं। एंड द इन्फेंट स्माइल्स इन रिस्पॉन्स टू स्माइल ऑफ अदर। अब इतना डेवलप हो गया कि दूसरा जब हंसता है तो उनको देख के वो भी हंसता है, तो उसका सोशली वो इंटरेक्शन लोगों के दरमियान इतना हो गया, इतना उसका डेवलपमेंट हो गया सोशली कि वो दूसरों की स्माइल से स्माइल करवाता है। द इन्फेंट शोज फियर ऑफ स्ट्रेंजर एंजाइटी उसमें डेवलप होते हैं। अब वो पहले से भी, लेकिन जब इन्फेंट होता है तो इन्फेंट में स्ट्रेंजर है, मतलब कि अनजान शख्स आ गया तो उससे डरता है, लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स को जानता है, उसके साथ गल मिली वो सब कुछ कराता है। लेकिन जब अनजान शख्स आता है तो उसके साथ वो नहीं बैठ सकता, एंजाइटी होता है, बेचैनी होता है। रिस्पॉन्ड सोशली टू हिज नेम, अगर कोई उसको नेम को पुकारे तो सोशली, मतलब कोई एक्शन के साथ, कोई हेड को इस तरह करके इस तरह उसको रिस्पॉन्ड करवा सकता है, मतलब जानता है कि हमने मुझे पुकारे। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द इन्फेंट डेवलपमेंट सेंस ऑफ ट्रस्ट। अब ये एरिक्सन की डिफरेंट थ्योरीज, एरिक्सन का साइकोसोशल थ्योरी है चाइल्ड के बारे में, तो
तो वो साइकोसोशल थ्योरी हम इनमें जो इस चैप्टर का इन है उसमें सारी थ्योरीज हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इधर सिर्फ अब याद रखिए कि जो इन्फेंट होता है, इस इन्फेंट में क्या होता है, सेंस ऑफ ट्रस्ट उसमें डेवलप होता है। सेंस ऑफ ट्रस्ट किस पे, जो उसके साथ अफेक्शन करवाता है, जो उसके साथ ज्यादातर मिलता जुलता हो, उस पर क्या होता है, उसका सेंस ऑफ ट्रस्ट उसका डेवलप होता है। दो द इन्फेंट्स interaction with caregiver, through the infant interaction with care, mainly the mother, especially during feeding, he learns to trust other through the relief of basic। तो जैसा कि उसका माँ उसको देख के अगर वो भूखा हो तो उसको दूध देते हैं, तो उसको पता चलता है कि माँ ने मेरे साथ ये किया, कोई और इसके साथ कोई इस तरह बेसिक सपोर्ट करवाता है, तो इस तरह वो इसके साथ भी एक अफेक्शन उसके साथ शुरू होता है, एक ट्रस्ट उस पर डेवलप होता है। ओके, ये इन्फेंसी स्टेज पे। अब ये देखिए उसका विजन कितना डेवलप होता है, तो विजन वो किसी चीज को, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल को देख के उसमें सोच विचार पैदा होते हैं, प्री ऑक्यूपेशन उसमें पैदा होते हैं, सोच विचार। जब वो किसी चीज को देखेगा तो आपको लगेगा कि यार उसकी चीज के बारे में प्री ऑक्यूपेशन कराते हैं, सोच विचार करवाता है, मतलब उसको गौर से देखता है वो। अब स्पीच माइलस्टोन क्या है इसमें, मतलब उसकी स्पीच कितना डेवलप होता है, तो 1 to 2 मीन्स कॉज मतलब अनडिस्टिंग्विशेबल साउंड, जिसको आप जानते नहीं हो कि इन्होंने क्या बोला, क कु की के इस तरह की आवाजें वो निकालती है। लेकिन जब 8 to 9 मंथ पे तो मामा एंड दादा ए साउंड्स, अब मामा दादा वो करवाते हैं लेकिन ये नहीं जानता कि मामा दादा का मतलब क्या है, ए साउंड वो निकालते हैं, जैसे कि आवाजें निकालनी होती है, मामा दादा इस तरह निकालते हैं। लेकिन जब वो 10 to 12 मंथ होता है तो उसको फिर पता चलता है मामा दादा, वो स्पेसिफिकली बोलता है किसको, मामा है दादा को। अब 18 to 20 मंथ्स पे 20 to 30 वर्ड्स अप टू 50% अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेंजर। अब वो जब उसका एज होता है 18 to 20 मंथ तक, तो 18 to 20 मंथ पे वो 20 to 30 वर्ड ऐसे बोलते हैं, 20 to 30 वर्ड जो स्ट्रेंजर को समझ में आते हैं। लेकिन स्ट्रेंजर को कितनी समझ में आते हैं, 50% उसका अंडरस्टूड करवा सकते हैं उन वर्ड को। फॉर एग्जाम्पल ने 100 वर्ड बोली तो 100 वर्ड में सिर्फ उन्हें 50 को अंडरस्टैंड करवा लिया, बाकी को नहीं। तो ये सिर्फ 20 to 30 वर्ड बोलते हैं और 20 to 30 में सिर्फ 50% अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर 30 वर्ड बोल दी तो आपको सिर्फ 15 वर्ड उसमें ऐसी होगी कि वो समझ में आ जाएगी, बाकी नहीं। लेकिन जब वो 22 to 24 मंथ्स का होता है बच्चा, मतलब 2 ईयर का जब होता 1.5 ईयर का जब होता है, तो इसमें क्या होता है, अच्छा 2 ईयर का, तो 2 ईयर का इसमें 2 वर्ड सेंटेंसेस, वो अब सेंटेंसेस बनाने शुरू कर दे। 2 वर्ड सेंटेंसेस ग्रेटर देन 50 वर्ड, 50 वर्ड से ज़्यादा वो सेंटेंसेस बनाते हैं। और इसके अंडरस्टैंडिंग कितनी होती है, 75% स्ट्रेंजर को अंडरस्टैंड होता है, मतलब कोई अनजान शख्स है, घर वाले नहीं, घर वाले तो उसकी हर एक बात को समझते हैं क्योंकि उनके साथ रिलेशन है। अब क्या मांगते हैं इस, वो तो उसकी वो एक्शन जो शुरू करवाते हैं या हाथ हिलाते हैं या उसके चेहरे से घर वाले मालूम करवा सकते हैं इसको क्या चाहिए। लेकिन जब स्ट्रेंजर आते हैं तो स्ट्रेंजर को तो ये पता नहीं चलता क्योंकि उनके साथ तो उनका वक्त नहीं गुजरता, तो उनके अल्फाज से कितना वो अंडरस्टैंड करवाते हैं, 75%। और वो कितना बोलता है वो बच्चा, वो 2 वर्ड सेंटेंस बनाते हैं ग्रेटर देन 50 वर्ड्स। 30 to 36 मंथ में ऑलमोस्ट ऑल स्पीच अंडरस्टूड बाय स्ट्रेंजर। तो अब वो ऐसा बोलना शुरू करता है कि 32 12 3 36 मतलब 3 ईयर तक वो स्ट्रेंजर उस सबको, उनके हर एक लफ्ज को समझ सकता है। ओके, हियरिंग में अब इन्फेंट का हियरिंग, तो हियरिंग के लिए अब जब हम हियरिंग को उसको मालूम करेंगे कि उसका हियरिंग डेवलप है या नहीं है, इसके नर्व में कोई वो डैमेज वगैरह कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, तो इसके लिए हम एक टेस्ट करवाते हैं। इस टेस्ट का नाम है बियर टेस्ट, ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक रिस्पॉन्स। ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक रिस्पॉन्स एक टेस्ट है जिसके थ्रू आप इन्फेंट के वो हियरिंग वाले जो नर्व्स है उसको आप क्या करवा सकते हैं, मालूम करवा सकते हैं कि वो नर्व सही है या उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है। टेस्ट कैसे करवाता है, तो टेस्ट ये इन्फेंट है, उसके हेड पे वो कुछ वो कैथोड वगैरह लगाते हैं और इसकी हेयर के साथ वो एक वो क्या होता है, उसको एक आवाज़ प्रोड्यूस करने वाले आलात को टेक्स्ट करवाते हैं। लेकिन ये किस वक्त, ये जब बच्चा सो रहा हो ज़्यादातर, तो सोने के वक्त उसके आलात को वो जब शुरू करवाता है आवाज़, तो इस आवाज़ को फिर वो डिटेक्ट करवाते हैं इन वायर्स के थ्रू, किसमें, मशीन में, कंप्यूटर स्क्रीन में। तो इस वायर या कंप्यूटर स्क्रीन पे पता चलता है कि ये जो वॉइस इधर प्रोड्यूस हो रहा है, आवाज़ प्रोड्यूस हो रहा है, ये नर्व में ब्रेन तक जाता है या नहीं जाता है। तो इससे उनके नर्व के बारे में आपको पता चलता है। तो ये ब्रेन बियर टेस्ट है। एबिलिटी टू हियर कोरिलेट्स विद एबिलिटी एनाउंसिएट वर्ड्स प्रॉपर्ली। तो याद रखिए
जो हियरिंग एबिलिटी है, जिसको हम कहते हैं हियरिंग या लिसनिंग एबिलिटी, ये डिपेंड करवाता है ज़्यादातर कम्युनिकेशन पे, आपका जो स्पीच एबिलिटी है। तो हियरिंग और स्पीच एबिलिटी ये तकरीबन से इंटर रिलेटेड है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एबिलिटी टू हियर कोरिलेट्स विद एबिलिटी इनाउंशिएट वर्ड्स प्रॉपर्ली। वो जो वर्ड्स को इनाउंशिएट करवाते हैं, स्पीच करवाते हैं, तो हियरिंग और स्पीच को दोनों को हम क्या करवाएंगे, कोरिलेट करवाएंगे। ऑलवेज आस्क अबाउट हिस्ट्री ऑफ ओटाइटिस मीडिया ईयर एडिंग डिवाइसेस। आप उससे पूछेंगे कि इसको ओटाइटिस मीडिया तो नहीं हो, मतलब जो इसका मिडल ईयर इन्फेक्शन है, कोई फस वगैरह कोई इस तरह वो तो नहीं निकला था। तो या आपको ये कहेंगे कि ईयरिंग एडिंग डिवाइस, ईयर एडिंग डिवाइस कोई वगैरह आपने तो नहीं लगाया था, उसके बारे में आप पूछेंगे। इससे आपके हियरिंग के बारे में पता चलता है कि हियरिंग पे एबनॉर्मेलिटीज है या नहीं। अर्ली रेफरल टू एमडी टू असिस्ट पर, डॉक्टर को आप इसको रेफर करवाएंगे जो इसका स्पेशलिस्ट होता है। और पॉसिबल फ्लूइड इन द एयर इफ्यूजन, अगर उसकी एयर में इफ्यूजन हो, एयर निकला, तो उसको आप स्पेशलिस्ट की तरफ रेफर करवाएंगे कि क्या एबनॉर्मेलिटी और फादर उसकी डायग्नोसिस करवाते हैं। रिपीट हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट, और जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, बियर टेस्ट है, इसको आप रिपीट करवाएंगे बार बार। अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ गया तो बाद में कि कब तक ये जो है ये ठीक होता है। बाज़ ऐसे होते हैं कि खुद ब खुद बियर वापस ठीक होते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट इज नीडेड, जैसे कि हमने पहले ऊपर पढ़ा कि जो हियरिंग एबिलिटी है, लिसनिंग एबिलिटी और स्पीच एबिलिटी, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। तो इसके असेसमेंट के दौरान जब आप हियरिंग असेसमेंट करवाते हो तो इसके साथ साथ स्पीच थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि स्पीच थेरेपिस्ट सिर्फ स्पीच का नहीं, साथ साथ में कम्युनिकेबिलिटी, लिसनिंग, हियरिंग का भी वो माहिर होता है, उसके बारे में वो आगाह होता है। अब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिसको देख के हमें पता चले कि यार ये बच्चा एबनॉर्मल है, तो उसको हम कहते हैं रेड फ्लैग। मतलब हमारे लिए एक खतरनाक निशान है, एक वार्निंग साइन है कि बच्चा क्या है, एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रहा है। तो अनेबल टू सिट एलोन बाय एज 9 मंथ्स हो गई लेकिन बच्चा एलोन नहीं बैठ सकता। और हमने पढ़ा था कि नॉर्मली 7 मंथ्स भी बच्चा अकेला बैठ सकेगा, लेकिन 9 मंथ्स हो गए नहीं बैठ सकता। तो फिर उसको आप असेस करवाएंगे कि उसका क्या एबनॉर्मेलिटी है, उसका ग्रोथ सही नहीं हो रहा, डेवलपमेंट में कोई मसले वगैरह है। अनेबल टू ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम हैंड टू हैंड बाय एज ऑफ 1 ईयर, तो 1 ईयर तक वो पहुंच गया लेकिन उसको ये एक डस्टर है, ये एक हाथ से दूसरे में नहीं करवा सकता, बोतल है एक हाथ से दूसरे में नहीं करवा सकता। लेकिन हमने पढ़ा था कि नॉर्मली 9 मंथ पे वो एक ऑब्जेक्ट को एक हाथ से दूसरे में चेंज करवा सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं करवा सकता है। तो ये रेड फ्लैग है। एबनॉर्मल फेंसर ग्रिप और ग्रेस बाय एज ऑफ 15 मंथ। पेंसिल ग्रिपिंग मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जो उंगली में पकड़ने वाली होती है, उसको वो एबनॉर्मली पकड़ती हैं। 15 मंथ्स उसके हो गई लेकिन अभी तक वो नॉर्मली पेंसिल को नहीं पकड़ सकता, एक लोकमे को नहीं पकड़ सकता। तो ये क्या है, ये एक रेड फ्लैग है। अनेबल टू वॉक एलोन बाय 18 मंथ, हमने कहा था कि तकरीबन 13 मंथ पे और 15 मंथ पे तो वो फुली वॉकिंग करवाएगा, लेकिन यहाँ पे 18 मंथ हो गई वो एलोन वॉक नहीं करवा सकता है। तो मतलब ये कि ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट में वगैरह में कोई प्रॉब्लम है। फेलियर टू स्पीक रिकॉग्नाइजेबल वर्ड्स बाय 2 ईयर्स, 2 ईयर इसके हो गए लेकिन हमने पढ़ा पहले कि जब 18 to 20 मंथ आते तो रिकॉग्नाइजेबल वर्ड बोल सकते हैं। ऐसा हमने पढ़ा कि तकरीबन 18 मंथ या 24 मंथ पे वो तकरीबन उसकी 50% अल्फाज जो अंडरस्टैंडेबल होती है, लेकिन यहाँ पे 1% भी उसका वर्ड जो है, उसकी स्पीकिंग एबिलिटी रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। तो ये क्या है, रेड फ्लैग है। तो ये हो गया आज का लेक्चर अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन ड्यूरिंग इन्फेंसी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टोडलर के बारे में, कि प्री स्कूलर के टोडलर के बारे में, कि टोडलर में कौन कौन सी चीज़ें होती है, प्री स्कूलर में कौन सी चीज़ें होती है, स्कूलर में, और फिर एडोलेसेंट एज में कौन सी डेवलपमेंटल माइलस्टोन आती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।